तो हम कल क्या पढ़ रहे थे? सेल साइकिल, और सेल साइकिल में हमने माइटोसिस एम फेज स्टार्ट कर दिया था, और एम फेज में हमने क्या पढ़ा था कि सेल का डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, एंड उसकी हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी। कौन कौन सी स्टेजेस थी? ठीक है, प्रोफेज में क्या हो रहा था? हाँ, न्यूक्लियर डिसअपियर होना स्टार्ट हो रहा था, कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। मेटाफेज पर जो क्रोमोसोम्स थे मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो रहे थे, टीलोफेज के अंदर वो अलग अलग पोल्स पे जा रहे थे, और एनाफेज में क्या बन रहा था? 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अब होगा सेल डिवीजन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है ये कब स्टार्ट हो जाता है? लेट टीलोफेज पर, सॉरी एनाफेज पर, लेट एनाफेज पर स्टार्ट होता है। स्टार्ट कब हो रहा है? स्टार्ट्स एट लेट एनाफेज पर स्टार्ट हो जाता है एंड एंड्स विथ टीलोफेज, और टीलोफेज पर जाकर के क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। आ रही है बात समझ में? अब देखो साइटोकाइनेसिस बेसिकली है क्या? साइटोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस, हमने एक तो पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस में तो क्या हो रहा था? न्यूक्लियर जो था, न्यूक्लियस का इक्वल डिवीजन हो रहा था, लेकिन न्यूक्लियस के साथ साथ जो बाहर का जो बाउंड्री है दैट इज साइटोप्लाज्म, उसका भी इक्वल डिवीजन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ER, इन सब का इक्वल डिवीजन हो जाता है। सेंट्रोसोम का भी इक्वल डिवीजन होता है, एक तरफ वहाँ जाता है, दोनों ही डॉटर सेल्स की तरफ क्या है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो साइटोकाइनेसिस है, ये साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही डिफरेंट तरीके से होता है, क्योंकि प्लांट सेल में हम जानते हैं प्लांट सेल जो है वो कैसी है? उसकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से उसमें कोई डिफरेंट तरीके का मैथड जो है उसमें यूज़ किया गया है। सो अभी हम देखते हैं 2 मैथड हैं। क्या है? 2 मैथड हैं साइटोकाइनेसिस के। सो जो फर्स्ट जो मैथड है उसको हम कहते हैं सेल फरो और सेल क्लीवेज। सेल फरो और सेल क्लीवेज, क्या कह रहे हैं? सेल फरो और सेल क्लीवेज हम उसे कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में? ग्रीन कलर नहीं दिख रहा? दूर से कहाँ दिखेगा सर? सेल फरो और सेल क्लीवेज दैट इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस, और ये किस में होता है? ये होता है प्लांट्स के अंदर। कहाँ होता है? सॉरी, एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर होता है। आ रही है बात समझ में? दूसरा है सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट, सेल प्लेट फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या बनती है? सेल प्लेट बनती है, और ये सेल प्लेट जो है किसके अंदर बनती है? प्लांट्स के अंदर बनती है। किसके अंदर बनती है? प्लांट्स के अंदर बनती है। हम कह रहे हैं कि लेट एनाफेज के अंदर, लेट एनाफेज के मतलब है कि पहले हम इसको देख लेते हैं यहीं पर बना करके, ये 2 क्या है? सेल्स हैं। अभी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, और हमने यहाँ पर बनाया था ये क्या था? सेंट्रोसोम है। क्या है? सेंट्रोसोम है। यहाँ से क्या निकल रही हैं? एस्टर सेल निकल रही हैं, और ये यहाँ से क्या निकल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर्स हैं, और स्पिंडल फाइबर्स पे लगे हुए हैं क्या? लगे हुए हैं क्रोमोसोम लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? क्रोमोसोम लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेल है, छोटी बन गई एक बड़ी बन गई,
सेल जो है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ क्या है, ऐसे धंसती जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो है, मान लीजिए अगर ये पूरी सेल है तो ये यहाँ से पेरीफेरी से क्या होगी, अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी। क्या करेगी, अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी ये सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अंदर की तरफ जाते जाते कुछ ऐसे डिवाइड होने लग जाएगी। ये अंदर की तरफ फरो बना रही है। क्या बना रही है, एक तरह से फरो बना रही है, और ये इस तरीके से अंदर जाते जाते फरो बनाएगी और ये एक पर जाकर के एंड हो जाएगी और इस तरह से 2 सेल्स बन जाएंगी। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है, डायग्राम आज बहुत ही बुरा बना है, बट ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, और ये 2 सेल्स हैं जो कि बनी हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ही सिंपल है साइटोकाइनेसिस। इसमें केवल सेल फरो बनती है, यानी कि पेरीफेरी से अंदर की तरफ सेंट्रल की तरफ मूव करती है ये सेल मेम्ब्रेन फरो बनाते हुए, और फिर सेंटर पर आकर के क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, एंड 2 डॉटर सेल्स हमें मिल जाती हैं। और ये सारा स्टार्ट कब होता है, लेट एनाफेज पर स्टार्ट होता है और टीलोफेज पर आकर के खत्म हो जाता है। यानी कि इसके लिए कोई अलग से ये स्टार्ट नहीं होता है, ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलता है विद द माइटोसिस। अरे ये बात समझ में। उसके बाद है सेल प्लेट फॉर्मेशन। एज वी नो कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में ऑलरेडी एक रिजिड क्या पाई जाती है, क्या कहते हैं उसे, रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और वो कैसी होती है, इलास्टिसिटी उसके अंदर नहीं होती है। सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती है, तो वो अंदर की तरफ कैसे खिंचती हुई जाएगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है वो हम देखते हैं। सेल प्लेट के लिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 डॉटर ये न्यूक्लियस बन रहे हैं, क्या है, 2 डॉटर न्यूक्लियस बन रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ये सेंटर से स्टार्ट होता है, सेंटर में बनना स्टार्ट होता है। अभी कैसे होता है कि यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो कि सेल जब हमने पढ़ी थी, प्लांट सेल के अंदर स्ट्रक्चर कैसा था, उसमें स्ट्रक्चर ये था कि 2 एडजेसेंट जो प्लांट सेल होती है उनके बीच में कॉमन लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिडल लैमिला कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडल लैमिला कहते हैं। ये मिडल लैमिला 2 एडजेसेंट प्लांट सेल के बीच की कॉमन लेयर होती है। और ये बात समझ में। सो बेसिकली यहाँ पर क्या बन रही है, मिडल लैमिला बन रही है। और ये मिडल लैमिला कौन बना रहा है, गोल्जी बॉडी और ईआर। गोल्जी बॉडी और ईआर की जो वेसिकल्स हैं वो यहाँ पर आकर के डिपॉजिट होने लगती हैं। क्या होने लगती है, डिपॉजिट होने लगती है, और धीरे धीरे सेंटर से कहाँ जा रही है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, और जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट सेल्स के बीच में कॉमन लेयर कौन सी होती है, मिडल लैमिला होती है, तो इनके बीच में मिडल लैमिला का फॉर्मेशन हो चुका है, और ये कहाँ जा रही हैं, ये पेरीफेरी की तरफ जा रही हैं, और ऐसे 2 सेल्स बन जाएंगी, और इनके बीच में क्या है, मिडल लैमिला है। क्या है, मिडल लैमिला बन रही है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हमें सिर्फ सिंपल सा मेथड है, सेल फरो, प्लांट जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेल फरो बनता है, वहाँ पर पेरीफेरी से सेंटर की तरफ सेल मेम्ब्रेन क्या है, अंदर एम्बेडेड होती जाती है, और सेल प्लेट जो कि प्लांट्स के अंदर जिसका फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट में यहाँ पर मिडल लैमिला बनती है, क्योंकि मिडल लैमिला दोनों 2 सेल्स के बीच की क्या है, कॉमन लेयर है, और मिडल लैमिला के बाद बनती है सेल वॉल बनना स्टार्ट होती है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर बनना स्टार्ट होगी सेल वॉल, और इन दोनों 2 सेल वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट है, मिडल लैमिला प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ में। तो ये प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, और टीलोफेज तक ये क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब देखो
अब हमें छोटी सी चीज़ समझनी है कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस हम जानते हैं कि लाइफ जो है एक सेल से स्टार्ट हुई है, एक सेल यूनिसेलुलर से उसे अब अगर मल्टी सेलुलर फॉर्म अटेन करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा, एज वेल एज उसे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए माइटोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ माइटोसिस जो है वो कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। अगर ये कंट्रोल किसी भी तरीके से अगर कंट्रोल खो देगा एंड एज वेल एज इसमें किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसे हम पढ़ चुके हैं एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी कैसा होना चाहिए, विदाउट एनी मिस्टेक होना चाहिए। अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो सेल साइकिल वहीं पर ही रुक जाती है, पॉज हो जाता है, या हम उसे कहेंगे अरेस्ट हो जाती है। तो जब तक उसको ठीक नहीं कर देते तब तक सेल साइकिल आगे मूव नहीं करती है। तो थोड़े टाइम के लिए होगी, तो जैसे ही रिजॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए कोई सेल में ठीक भी नहीं हो रही है तो या तो बिल्कुल उसको अरेस्ट रखेंगे जब तक। यही तो हमारी खासियत है कि हम हर चीज़ क्या है एक बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होती है, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होती है, नहीं कि जीन्स के कंट्रोल में होती है, ठीक है ना। तो हर देख रेख के अंदर होता है। तो यहाँ पर ऊपर सुपरवाइज करने के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और जीन्स जो हैं वहाँ पर पड़े रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि क्या सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आ रही है बात समझ में। ग्रोथ के लिए माइटोसिस बहुत ज़रूरी है, किसी भी ग्रोथ के लिए, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मियोसिस। अगर माइटोसिस अनकंट्रोल्ड हो जाए तो क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड वे में माइटोसिस होगा तो क्या होगा, हाँ, अनकंट्रोल्ड वे में सेल डिवीजन होने लग जाए, यानी कि नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे आराम से होना चाहिए, अपने हिसाब से होना चाहिए कि भाई जितनी ग्रोथ है उतना ही होना चाहिए। लेकिन कहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा अगर सेल डिवीजन होने लग जाए, वहाँ पर कंट्रोल लूज हो जाए तो क्या होगा। इंक देना पीछे से, पढ़िए। हाँ, ये कंट्रोल्ड वे में क्यों होती है, क्यों इसको कंट्रोल रखा गया है। भाई हम तो कह रहे हैं सेल डिवीजन होता तो अच्छी बात है ना, ग्रोथ हो रही है किसी ऑर्गेनिज्म की, डेवलपमेंट हो रहा है किसी का, लेकिन क्या डिफेक्ट आ जाएगा, किसी भी पार्ट में आपने नाम सुना होगा कि अगर कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड वे में, जहाँ पर अब मान लीजिए माउथ की स्किन है, अंदर इंटरनल स्किन है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, नई सेल्स हमेशा बनती रहती हैं, है ना, पुरानी वाली हट जाती है, शेड ऑफ हो जाती हैं और नई बनती रहती है। मान लीजिए वहाँ पर सेल्स जो हैं अनकंट्रोल्ड वे में अब डिवाइड होने लग गई कि एक बार तो नई सेल्स बन गई, है ना, अब उसको रुक जाना चाहिए, लेकिन वो रुक ही नहीं रही है, वो क्या हो रही है, डिवाइड होती जा रही है। तो बताओ क्या होगा, डिवाइड होती जा रही है तो क्या होगा, प्रॉपर वे में वर्क नहीं होगा, काम करने में दिक्कत होगी। तो देखा होगा इससे, अगर एक ही जगह पर कोई सेल जो है वो अगर क्या कर रही है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रही है, कोई सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में अगर उसका डिवीजन हो रहा है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, तो वहाँ पर सेल्स क्या हो जाएंगी, खूब सारी सेल्स, एक ही जो सेल है वहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है ना, एक ही प्लेस पर, ठीक है, इकट्ठी एक ही प्लेस पर हो सकता है, एक ही ऐसी जगह हुई जहाँ पर सेल ने अपना कंट्रोल खो दिया और वहाँ पर वो अनकंट्रोल वे में क्या कर रही है, डिवाइड हो रही हैं, और वहाँ पर एक पूरा एक मास बन जाएगा, सेल्स का मास बन जाएगा, और उस मास को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। आ रही है बात समझ में। ये कैंसर कॉज भी कर सकता है या सिंपली ट्यूमर भी हो सकता है, कार्सिनोजन भी हो सकता है या फिर सिंपली ट्यूमर भी हो सकता है। ट्यूमर होगा तो ये आगे कहीं नहीं जाएगा, उसी एक प्लेस पर पड़ा रहेगा, और अगर जिसको हम कहते हैं, और अगर ये कार्सिनोजन हुआ यानी कि कैंसर कॉज करने वाला हुआ, तो ये यहाँ से निकल के डिफरेंट प्लेस पर भी जा सकता है बॉडी के, और जब यही सेल डिफरेंट प्लेस पर जाएगी तो क्या होगी, वहाँ पर भी अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होगी, और उसे हम कहते हैं द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर।
हम उसे क्या कहते हैं, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर कहते हैं, ग्रेड 4 कहते हैं हम उसे, ग्रेड 4 कहते हैं, 4th स्टेज का कैंसर। इट इज़ नॉट क्योरेबल, क्योरेबल नहीं है, क्योंकि कैंसर सेल्स वो इतनी छोटी माइन्यूट सी सेल होती हैं, बॉडी के अंदर पहुंच चुकी होती हैं, क्या है, बॉडी के अंदर पहुंच चुकी होती हैं, तब उसे जगह जगह से ठीक करना हमारे बस की, किसी के बस की बात नहीं है। फिर या तो उसको जो भी ट्रीटमेंट हम देते हैं तो उससे बहुत नुकसान होता है, लेकिन अगर जब तक वो एक जगह पर है, एक ही प्लेस पर है, तब तक तो ठीक है। जैसे ही वो मूव करने लग जाएंगे, वहाँ से सेल्स टीयर अप होकर के दूसरी जगह मूव करने लग जाएंगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, ठीक है ना, ग्रेड 4 जिसको हम कहते हैं। मेटास्टेसिस कहते हैं हम इसे, किसी सेल का, ट्यूमर सेल का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाना मेटास्टेसिस कहलाता है। आ रही है बात समझ में? तो इसलिए माइटोसिस जो है, इसीलिए लोगों को कैंसर क्यों हो रहा है, कैंसर आप सुनते होंगे कहीं पर किसी को किसी भी तरह का कैंसर हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, यानी कि लंग की सेल्स जो है वो अनकंट्रोल वे में क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, क्या हो रही हैं, अनकंट्रोल वे में डिवाइड हो रही हैं, है ना। स्किन कैंसर है तो वो भी अनकंट्रोल्ड वे में, ल्यूकेमिया है तो वो भी अनकंट्रोल्ड वे में वहाँ पर डिवाइड हो रही हैं सेल्स, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए माइटोसिस क्या है, कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, दैट इज मियोसिस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस। अब ये मियोसिस क्या होता है, ये भी एक टाइप का डिवीजन है। हमने जो इससे पहले डिवीजन पढ़ा था वो कैसा डिवीजन था, दैट इज माइटोसिस डिवीजन था, जो कि इक्वेशनल डिवीजन था। माइटोसिस जो है, हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। एक तो वेजिटेटिव, जिसको आप सोमैटिक सेल्स कह सकते हैं, सोमैटिक सेल्स, और एक होती है जर्म सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, एक सोमैटिक सेल्स होती हैं और एक जर्म सेल्स होती हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, गोनैड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये गोनैड्स के अंदर ये कुछ डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, जो कि आगे चल के क्या बनाती हैं, गैमीट्स बनाती हैं। क्या बना रही हैं, जो कि आगे चल के गैमेट्स बना रही हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? और सोमैटिक सेल्स जो होती हैं अदर देन द गोनैड्स, अदर देन जर्म सेल्स, जो भी सेल्स होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, जैसे स्किन है, इंटेस्टाइन है, लेग है, बोन है, दीज आर द सोमैटिक सेल्स है, ठीक है। और इसीलिए जो कैंसर्स होते हैं, जो जनरली जो कैंसर्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स के अंदर हो रहे हैं, इसीलिए। और सोमैटिक सेल्स के अंदर जो भी चेंज होगा वो इंडिविजुअल तक ही रहता है। सोमैटिक सेल्स के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज है, इट वुड बी द नेगेटिव और पॉजिटिव चेंज जो है, लीथल हो फिर चाहे वो बेनिफिशियल हो, वो चेंज हमेशा इंडिविजुअल तक ही रहता है। रिटेन कब कहाँ तक रहता है, स्टेड विद द ओनली इंडिविजुअल तक रहता है। अगर एनी चेंज इन द जर्म सेल के अंदर कोई चेंज होता है, और जब हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स जो हैं वो फॉर्मेशन करती हैं, 2 गैमेट्स यूनाइट होती हैं और न्यू प्रोजेनी को क्या करती है, देती है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर इन गैमेट्स के अंदर चेंज हुआ तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी, द नेक्स्ट जनरेशन वुड बी अफेक्टेड। क्या होगी, वुड बी अफेक्टेड होगी। लेकिन जो भी चेंज रहेगा वो कहाँ तक रहेगा, इंडिविजुअल तक रहेगा सोमैटिक सेल्स के अंदर, और जर्म सेल्स के अंदर क्या रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होगा। अब देखो यहाँ पर जर्म सेल्स के अंदर हम जानते हैं, जर्म सेल्स के अंदर भी 2 तरह का चेंज हो सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं जस्ट अभी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि हम पढ़ेंगे। एक तो होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, एक होते हैं, एक क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, किसी गैमीट के अंदर 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स हमें पता है क्या होते हैं, ठीक है।
क्रोमोसोम्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड एक होते हैं ऑटोसोमल, एक होते हैं ऑटोसोमल। आ रही है बात समझ में? एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? अगर हम जनरली बात करें तो जनरली XX और XY जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो, है ना, क्योंकि हम सब कुछ जो पढ़ेंगे दैट वुड बी रिगार्डिंग टू द ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं? XX और XY, और वही डिटरमाइन करता है जेंडर ऑफ द बेबी। ठीक है, किसी चाइल्ड का जो जेंडर है वो सेक्स क्रोमोसोम ही डिसाइड कर रहा है। दैट्स वाई उनका हमने क्या अलग से कैटेगरी रख दी है, दैट आर सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, XX और XY, XX फीमेल के अंदर होता है, XY मेल के अंदर है। ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम्स हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? जो कि अदर सेक्स जो गोनैड्स बनाते हैं या जो मेल और फीमेल कैरेक्टर्स के अलावा जो भी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे ऑटोसोमल होते हैं। जैसे कि आपकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है हमारे सब सेम ही है। क्या है डिफरेंस? क्या है हमारे, हम जेंडर डिफरेंस कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, उसे हम क्या कह रहे हैं? ऑटोसोमल, जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही क्या होते हैं? सेम होते हैं, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन किस में होती है? ऑटोसोम्स के अंदर। और सेक्स क्रोमोसोम के अंदर केवल क्या है? जेंडर डिफाइनिंग वाले कैरेक्टर्स होते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है, इनके अंदर क्या हो रहा है? माइटोसिस होता है। आ रही है बात समझ में? और जर्म सेल्स के अंदर माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस जो है ये अपने पूल को मेंटेन करने के लिए माइटोसिस करते हैं, क्योंकि जो जर्म सेल्स हैं ये अपने पूल को मेंटेन करने के लिए माइटोसिस करते हैं। आ रही है बात समझ में? और माइटोसिस हमें पता है कि माइटोसिस अभी हम पढ़ के आए हैं, माइटोसिस क्या होता है। आ रही है बात समझ में? अब देखो जर्म सेल्स के अंदर गोनाड कहाँ प्रेजेंट होती हैं? गोनाड्स के अंदर। और वो क्या बनाती हैं? गैमीट्स बनाती हैं। गैमीट्स जो होती हैं जनरली दे आर हाफ ऑफ देयर पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के हाफ होते हैं और इसे हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सोमैटिक सेल्स ऑलवेज हमेशा डिप्लॉयड होती हैं, उसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो अब देखो हम जो पढ़ रहे हैं मियोसिस, मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, 2n से n हो जाता है। क्या हो जाता है? 2n से n हो जाता है क्रोमोसोम नंबर। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, मियोसिस जो है इसे हमने 2 ब्रॉड कैटेगरी में, यानी कि 2 पार्ट्स में हम इसे पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट्स हैं, मियोसिस 1 और इसे हम कहेंगे मियोसिस 2 कहेंगे। आ रही है बात समझ में? मियोसिस 1 जो है इसी को ही हम रिडक्शनल कहते हैं। रिडक्शनल कह रहे हैं तो मियोसिस 1 को स्पेसिफिकली हम कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन कह रहे हैं। आ रही है बात समझ में? रिडक्शनल डिवीजन कह रहे हैं। मियोसिस 2 जो है इसे हम, ये किसके तरह रहेगा? मियोसिस रहेगा 2, ये रहेगा सेम एज इट इज, सेम एज माइटोसिस। ये कैसा है? सेम एज माइटोसिस, यानी कि इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो दिस इज द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अगर हम इनकी स्टेजेस की बात करें तो मियोसिस 1 की क्या क्या स्टेजेस हैं? तो पहली स्टेज आएगी प्रोफेज, सेम है। प्रोफेज 1 से उसे हम डिनोट करेंगे, देन हम उसे कहेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, सेम। थर्ड है एनाफेज, फोर्थ है टीलोफेज।
और यहाँ पर भी सेम मियोसिस 1 मियोसिस 2 के अंदर वही सेम आएगी, प्रोफेज टू मेटाफेज टू एनाफेज टू एंड द फोर्थ वन इज टीलोफेज एंड 2। और इसके बाद आ जाएगी, इन दोनों के बाद ही साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मियोसिस 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। मियोसिस 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। मियोसिस 1 के अंदर क्या हो रहा है, मियोसिस 1 में ये सबसे लंबी स्टेज है मियोसिस 1, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग फेज, और उसमें भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो है दैट इज़ द प्रोफेज 1। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज है ऑफ मियोसिस, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को भी हमने क्या किया है, 5 स्टेजेस में इसे डिवाइड किया। इसकी कितनी है, 5 सब स्टेजेस हैं। क्या है, 5 सब स्टेजेस हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसकी 5 सब स्टेजेस क्या हैं? पहला नाम है लैप्टोटीन। क्या नाम है? लैप्टोटीन। ठीक है, द सेकेंड वन इज ज़ाइगोटीन। सेकेंड वन इज ज़ाइगोटीन। द थर्ड वन इज पैकाइटीन। द फोर्थ वन इज डिप्लोटीन। And the fifth one is dikinesis. क्या है? डाइकाइनेसिस है। आ रही है बात समझ में? तो प्रोफेज 1 जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेज 1 के अंदर 5 सब स्टेजेस हैं और उसके बाद सारी क्या है, मेटाफेज। इनमें कोई सब स्टेजेस नहीं है, केवल प्रोफेज 1 के अंदर ही क्या है, सब स्टेजेस है। नाम सीक्वेंस यही याद करना है, जैसे हम इसको याद करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसी तरह से लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब मियोसिस स्टार्ट होने से पहले, अगर मियोसिस स्टार्ट हुआ होगा दैट मीन्स पहले इंटरफेज आई होगी, इंटरफेज आई होगी, फिर मियोसिस स्टार्ट हुआ होगा, है ना? तो इंटरफेज में हम जानते हैं कि क्या हुआ होगा, एस फेज के अंदर डीएनए का क्या हुआ होगा, रेप्लिकेशन हुआ होगा। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर डीएनए डबल हो चुका है। ठीक है, आ रही है यहाँ तक बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोफेज 1 पढ़ेंगे। प्रोफेज 1 में क्या हमें पढ़ना है? ठीक है, प्रोफेज 1 में हम ये 5 सब स्टेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, रफ कर दो सो। तो सेम मियोसिस 1 जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मियोसिस फर्स्ट स्टेज हम स्टार्ट पढ़ेंगे और इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोफेज 1 पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली प्रोफेज में हमने जैसे पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है, कंडेंस हो रहे थे। क्या हो रहे थे? कंडेंस हो रहे थे। प्रोफेज 1 के अंदर एक कंडीशन हमेशा, प्रोफेज 1 जब तक कंप्लीट होगी तब उसमें हम एक चीज़ देखेंगे, दिस इज द, ये है न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो अभी इस कंडीशन में होता तो ऐसा ही है न्यूक्लियस। ठीक है, डबल लेयर्ड होता है और बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो अभी क्या है, डिसअपियर नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पर हम जानते हैं बाहर साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम। और अभी सेंट्रोसोम जो है अभी पोल्स की तरफ जा रहे हैं, गए नहीं, क्या है, जा रहे हैं अभी ये पोल्स की तरफ। ठीक है, और इनसे अभी एस्ट्रल्स रेज जो है वो निकल रही हैं। ठीक है, अभी इनसे एस्ट्रल रेज ये अपने पोल की तरफ जा रही हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक कंडीशन होती है। प्रोफेज 1 के अंदर कंडीशन कैसी रहेगी, पहले तो ये क्रोमेटिन ऐसे बिखरा हुआ रहेगा,
ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं लैप्टोटीन। क्या है? लैप्टोटीन है। ये लैप्टोटीन में क्या होगा? क्रोमोसोम क्या होंगे? कंडेंस होंगे। क्या होंगे? कंडेंस होंगे। अब देखो क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो रहे हैं? कंडेंस हो रहे हैं। हम 4 ही बना रहे हैं, ठीक है, हमें समझने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, ये क्या है? सेंट्रोमियर है। ठीक है, क्रोमोसोम्स की लेंथ जो होती है वो सेम नहीं होती है, हर क्रोमोसोम की लेंथ जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो सारे क्रोमोसोम्स की लेंथ जो है वो सेम नहीं होती है। सेंट्रोमियर उनके अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है? वो भी डिफरेंट लोकेशन पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स, जो क्रोमेटिन जो था वो क्या हो रहा है? कंडेंस होकर के यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, कंडेंस होकर क्रोमोसोम में फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पर अभी किसी तरह का न्यूक्लियर डिवीजन नहीं हो रहा है। सो सिंपली लैप्टोटीन के अंदर यही हो रहा है। क्या हो रहा है? लैप्टोटीन के अंदर यही हो रहा है। आ रही है बात समझ में? उसके बाद है लैप्टोटीन का मतलब ही यही है, दैट इज अ थ्रेड लाइक। क्या है? बहुत ही थिन थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक, है ना, लैप्टोटीन। सेकेंड जो स्टेज है दैट इज जाइगोटीन। क्या है? जाइगोटीन। जाइगोटीन का यहाँ पर मतलब ये है कि जाइगोट, नाम क्या है? जाइगोट है। तो यहाँ पर इनके क्या बनेंगे? हैं? गैमेट्स यहाँ नहीं बनेंगे बेटा। जाइगोटीन स्टेज है। तो अभी क्रोमोसोम तो क्या है? अभी ये कंडेंस है। अभी हम इनको यहाँ पर ये नहीं देख सकते कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, हमने कहा था डीएनए अमाउंट डबल हो गया है, तो अभी हम इनके सिस्टर क्रोमेटिड हमें यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। क्या नहीं दिख रहे हैं? यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। ठीक है, जाइगोटीन जो है यहाँ पर क्या हो रहा है? जाइगोटीन में, जाइगोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो रहे हैं? अब थोड़े से और थिक हो रहे हैं और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? अटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स बन चुके हैं। सिस्टर क्रोमेटिड बन चुके हैं। इन्हें हम कह रहे हैं, हमने कल भी बात की थी, इसे हम क्या कह रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसका होमोलोगस भी होगा, तो इसका होमोलोगस सेम। आ रही है बात समझ में? इन्हें हम कहते हैं, ये कंडीशन क्या है? इसे हम कहते हैं, कुछ टर्म्स आती है, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हम कहते हैं बाइवेलेंट। क्या कह रहे हैं? बाय। क्रोमोसोम कैसे हो चुके हैं? बाइवेलेंट हो चुके हैं। क्या है? क्रोमोसोम्स आर बाइवेलेंट है। ठीक है, जाइगोटीन के अंदर क्या है? बाइवेलेंट हो चुके हैं और इन्हें हम क्या कह रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। या फिर हम इनके जो ये जो पेयर है इसे हम कहेंगे टेट्राड। ये किस कंडीशन में है? अब टेट्राड कंडीशन में, तो हम इसे क्या कह रहे हैं? टेट्राड कंडीशन कह रहे हैं। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। बेसिकली ये कोई सेल है, इस सेल में जो क्रोमोसोम्स हैं हम जानते हैं कि हाफ सेट तो कहाँ से आया है? हाफ सेट आता है मदर से और हाफ सेट आता है पेरेंट से, फादर से आता है। ठीक है, हम 46 क्रोमोसोम हैं तो 23 तो कहाँ से आए थे? मदर से, और 23 कहाँ से आए थे? फादर से। तो हम क्या कर रहे हैं? मदर को हमने बना दिया ब्लैक से बना दिया और फादर को हम किससे बना रहे हैं? ग्रीन से बना रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होंगे। अरे क्योंकि 23 पेयर यहाँ से, 23 पेयर्स यहाँ से आ रहे हैं, है तो सेम ही। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्रोमोसोम सेम ही होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जीन्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन क्रोमोसोम्स तो क्या है? सेम है। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक को रफ कर देती हूँ तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे।
तो ये क्या हो जाते हैं, काफ़ी थिक हो जाते हैं यहाँ पर आके, ठीक है। तो ये 2 क्रोमोसोम, तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं क्या है, एक तो पेरेंट वाला है, एक पैटर्नल है और एक मैटरनल है, ठीक है। तो ब्लैक वाला क्या है, दिस इज द मैटरनल क्रोमोसोम है, क्या है, मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है। और अभी हमें तभी पता चलेगा जब हम आगे और हम पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे उनके जो बच्चे हैं, मतलब हम जो सिबलिंग्स हैं, सब एक जैसे क्यों नहीं दिखते, सब में डिफरेंस क्यों है, दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आता है। आ रही है बात समझ में? तो वही हम अभी देखेंगे कि यहाँ पर कैसे होता है मैटरनल क्रोमोसोम एंड दिस इज द पैटर्नल क्रोम। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। अब ये होमोलोगस ये जो क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर ये क्रोमोसोम थे, अभी इन्होंने पेयर नहीं बनाया था, लेकिन जाइगोटीन के अंदर क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। दैट्स वाई इसे हम क्या कह रहे हैं, जाइगोटीन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जाइगोटीन स्टेज कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पेशली क्या हो रहा है, होमोलोगस पेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, होमोलोगस पेयरिंग होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर ये जो क्रोमेटिड्स है दे आर नॉट क्लियरली विजिबल, क्योंकि ये आपस में बहुत सटे हुए हैं, बट इन्होंने क्या कर लिया है, होमोलोगस पेयरिंग बना ली है। जाइगोटीन के अंदर स्पेशल बात क्या है, होमोलोगस पेयरिंग बना ली है। और बंद ना हो जाए, ठीक है, होमोलोगस पेयरिंग यहाँ पर कर ली है। तो अब तीसरी जो थर्ड स्टेज आएगी वो कौन सी है, पैकाइटीन है। क्या है, पैकाइटीन है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि यहाँ पर जीन्स क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एंड क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है, रिकॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन, ये ऑलरेडी एक कॉम्बिनेशन के अंदर है, अब इनके अंदर फिर से कोई रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, फिर से ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो हम देखेंगे कैसे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और ये कैसे बनाएंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होगा तो बेसिकली क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर के अंदर एक्सचेंज ऑफ जीन एक्सचेंज होगा। क्या हो रहा है, जीन का एक्सचेंज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। आ रही है बात समझ में? सो दैट इज वेरी सिंपली हम इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दो हमारे पास, अब यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं, टेट्राड जिसको हम कहेंगे, क्या है, दीज आर द टेट्राड कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है, होमोलोगस पेयर है, ठीक है। क्या है, दे आर होमोलोगस टू ईच अदर, ठीक है। हम एक ही को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिलहाल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, जीन्स का एक्सचेंज होगा। अगर मैं यहाँ पर कहूँ, मान लीजिए यहाँ पर हम जैसे हाइट का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि इसके ऊपर टी का क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं, इस यहाँ लगा लेते हैं, टी का मतलब है टॉल होगा, ठीक है ना। और इसके पास जो जीन है वो कौन सा है, स्मॉल टी। कैसा है, स्मॉल टी। और इसके पास कौन सा है, कैपिटल टी है। आ रही बात समझ में? अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे जीन्स का। कैसे एक्सचेंज करेंगे ये हम देखते हैं डायग्राम के बिना। हाँ लिख सकते हो। ये कुछ इस तरह से ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जीन्स का एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मान लो इसके पास क्या था, यहाँ पर था कैपिटल टी, ब्लैक वाला जो है दैट इज अ कैपिटल टी है ना। और ग्रीन वाले के पास क्या है, स्मॉल टी है। क्या है, स्मॉल टी है ग्रीन वाले के पास। तो यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज हुई है। क्या हुई है,
इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई है, तो अब यहाँ पर जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि इधर से टी कहाँ जाएगा, कैपिटल टी कहाँ चला जाएगा, ग्रीन वाले के पास। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर कुछ हिस्सा चला जाएगा, दैट इज ग्रीन, दैट इज अ, ठीक है। और ग्रीन वाला जो है तो ग्रीन वाले के पास कुछ आ जाएगा ये वाला जीन, जिसको हमने कैपिटल टी कहा है, और यहाँ पर है स्मॉल टी। आ रही बात समझ में? तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिकॉम्बिनेशन बनाए कि अगर ये ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ही थे, ये रिकम्बाइन हुए हैं। क्या हुए हैं? रिकम्बाइन हुए हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि कुछ इन्फॉर्मेशन पहले डीएनए के अंदर, ये है क्या बेसिकली डीएनए ही तो है, ये जो डीएनए है इनके अंदर क्या लग रहा है, एक जगह कट लग रहा है। क्या लग रहा है? कट लग रहा है, ठीक है ना। एक जगह, दोनों जगह पे दो, ये एक स्ट्रैंड है तो एक स्ट्रैंड पे कट लग रहा है, और यहाँ से दोनों जगह पे, दो जगह, जैसे मान लो अगर यहाँ पर टी का जीन है तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड पे दोनों जगह कट लग रहा है, और ये वाला हिस्सा जो है दूसरे वाले क्रोमोसोम पे चला गया है। ये एंजाइम की मदद से होता है। अभी इस पे ध्यान मत दो, देखो होता क्या है, ये सारा किस पर बेस्ड है, एंजाइम्स करवाते हैं। ये कौन करवा रहा है? एंजाइम्स करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम है रिकॉम्बिनेस। यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज रिकॉम्बिनेस एंजाइम है, जो कि क्या कराता है, रिकॉम्बिनेशन कराता है, क्रॉसिंग ओवर कराता है, जीन का एक्सचेंज करा रहा है, ठीक है। सो पैकाइटिन के अंदर क्या हो रहा है, जीन का एक्सचेंज हो रहा है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, 3 स्टेजेस पढ़ी हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन एंड पैकाइटिन। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी टाइम हो गया है। लेकिन माइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। माइटोसिस में सिंपली क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा था। तो रिकॉम्बिनेशन जो है किसके अंदर होता है, ओनली मियोसिस के अंदर हो रहा है। मियोसिस के अंदर हो रहा है, दैट्स वाई जो है गैमेट्स, अब डिफरेंट तरह के गैमेट्स हम पढ़ेंगे लास्ट में कि यहाँ पर जो गैमेट्स हैं वो डिफरेंट तरीके के गैमेट्स बन रहे हैं, और इसलिए क्या है, डिफरेंट तरह की प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग बनती है ना, डिफरेंट तरीके की बन रही है। तो कुछ कैरेक्टर मदर से भी आते हैं, तो कुछ कैरेक्टर फादर से भी आते, मतलब मदर और फादर दोनों से कैरेक्टर्स आते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो अब इसके आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।